हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। इससे पहले के 3 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो देख लीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या जो मूल संख्या से 396 अधिक होती है। 10वें स्थान का अंक 2 है और 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा है। यह 3 अंकों वाली संख्या कौन सी है? तो इस तरह सवालों का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है सॉल्व करने का? ऑप्शंस की सहायता से सॉल्व करिए। 10वें स्थान पर अंक कौन सा दे रखा है? 2। देखिए यानी कि बीचवा अंक कौन सा होगा? 2 होगा, जो कि आपको सब में ही दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 100वें स्थान का जो अंक होगा वो इकाई स्थान का आधा होगा। आपको पता है कि ये अंक कौन सा होता है? इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, यानी 100वां स्थान। तो 100वें स्थान का जो अंक होगा वो इकाई अंक का क्या होगा? आधा होगा। तो ये तो इकाई अंक का आधा नहीं है, यानी 1 का आधा नहीं है 5, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 6 का आधा 3 है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। 7 का 3 का आधा 7 नहीं होता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 8 का आधा 4 होता है, तो हमारा आंसर हो सकता है। अब आपको 2 ऑप्शन मिल गए, बी और डी। अब एक कंडीशन आपको और दे रखी है, यदि हम अंकों को पलटते हैं तो जो मूल संख्या से जो पलटने में जो संख्या मिलेगी वो मूल संख्या से कितना अधिक मिलेगी? 396 अधिक मिलेगी। अब देखिए यदि हम इसको पलट दें, इसके अंकों को पलट देंगे तो संख्या कौन सी बन जाएगी? ये बन जाएगी आपकी 6 2 3। ठीक है, और इसको पलटेंगे संख्या कितनी बनेगी? 8 2 4। अब दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 396 आना चाहिए। देखिए क्या इसका अंतर 396 बनेगा? तो देखिए 13 में 6 जाएंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 7 आएगा, जबकि इकाई अंक कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए 14 में से 8 गए तो 6 बचेगा, और 11 में से 2 गए तो 9, और आपका 396 आपका अंतर आ रहा है, जो कि हमें चाहिए भी था। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और बाकी बेसिक तरीके से करोगे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तरीका आपका सबसे बढ़िया रहेगा, शॉर्ट तरीका भी है और अच्छा भी तरीका है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो 4 का अंक कितनी बार आएगा? देखिए इसमें एक नियम आप ध्यान रखिएगा, कोई भी अंक 1 से लेके 100 तक की संख्या में कितनी बार आता है? कोई भी अंक 1 से लेके 100 तक की संख्या में कितनी बार आता है? तो एक को छोड़ के बाकी सभी अंक कितने बार आते हैं? तो 20 बार आते हैं। एक आपका 21 बार आता है, बाकी सभी अंक कितने बार आते हैं? 20 बार आते हैं। यानी कि 2 से लेके 9 तक सभी अंक कितनी बार आएंगे? 20 बार आएंगे 1 से लेके 100 तक की संख्या में। तो हमें पूछा कितने से? 100 से लेके 1000 तक। ठीक है, तो 4 का अंक पूछा है, तो 100 से लेके 200 तक 4 का अंक 20 बार आ जाएगा। 200 से लेके 300 तक पे 20 बार आएगा। 300 से लेके 400 तक 20 बार आएगा, और 400 से लेके 500 तक 20 बार आएगा, और 500 से लेकर 600 तक 20 बार, 700 तक 20 बार, फिर 800 तक 20 बार, 900 तक, और फिर 1000 तक 20 बार। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपका 400 वाली लाइन होगी, ठीक है, ये वाली लाइन कौन सी थी? ये लाइन थी आपकी 100 से 200 तक, 100 से 200 तक। ठीक है, और ये थी आपकी 200 से 300 तक, ये 300 से 400 तक, ये थी आपकी 400 से 500 तक। इस लाइन में 4 का अंक 20 बार तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा 401 से लेकर यानी 400 से लेकर 499 तक 100 बार अंक आपका और आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ये वाला फैक्ट ध्यान रखना था। बाकी ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी? ये आपकी 500 से 600 तक हो जाएगी, ये 600 से 700। ठीक है, ये आपको सवालों में प्रैक्टिस करते टाइम ध्यान रखना है। बाकी आपको सीधा सीधा तरीका मैं आपको बता दूंगा। 700 से 800 हो जाएगा, और ये 800 से 900 हो जाएगा, और ये 900 से 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के 20 कितनी बार आया? तो आप कहेंगे 20 आया 9 बार। तो 9 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 180। और जो 400 वाली लाइन है उसमें 100 एक्स्ट्रा और आ जाएगा, तो 100 को और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 280 बार। यानी कि 100 से लेके 1000 तक की संख्या में 4 का अंक कितनी बार आएगा? 280 बार आएगा। ठीक है, चाहे 4 का पूछे चाहे 5 का, यानी 2 से लेके 9 तक का कोई भी अंक पूछे, 100 से लेके 1000 तक कितनी बार आएगा? तो 280 बार ही आएगा। ठीक है, जब आप एग्जाम में करोगे तो कैसे करोगे? तो पास आपको ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या में एक को छोड़ के बाकी सभी अंक कितने बार आते हैं? 20 बार आते हैं। तो ऐसे 100 से लेकर 1000 तक कितने स्टेप बनेंगे? 9 स्टेप बनेंगे। तो 9 का गुणा किस में करेंगे? 20 में, 180 बार आ जाएगा। बाकी जो भी लाइन जो भी अंक पूछा जाएगा उसमें 100 बार आएगा ही आएगा। जैसे 4 पूछा था तो 400 वाली लाइन में 100 बार आएगा ही, तो 100 को और ऐड कर देंगे। तो बस आपको एग्जाम में इतना करना है, ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा,
क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा, यानी ये क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है इसके स्थान पर कौन सा मान आएगा। देखिए आपको संख्या दे रखी है 11 गुणा 11 की पावर 3 भागित 121 गुणा 11 की पावर 3 गुणा 14 64 1 की पावर कितना है 2 है बराबर 11 की पावर क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं x, हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा 11 गुणा 11 कितना हो जाएगा 121, 121 की पावर 3 हो जाएगा ऊपर। इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग 121 की पावर 3 गुणा 11 की पावर 3, क्योंकि गुणा में चीज़ें हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। गुणा ये होता है 11 की पावर 4 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 14,641 किसके बराबर होता है 11 की पावर 4 के बराबर होता है, बराबर हो जाएगा 11 की पावर x। देखिए इससे कितने बार कट जाएगा 1 बार। ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपका 1/11 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर खाते हैं आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गुणा में 11 की पावर 8 बराबर 11 की पावर x। अब देखिए 11 पावर 8 ऊपर है, बटे में कितना है 11 की पावर 3 बराबर 11 की पावर x। अब बेस समान है तो भाग में खाते क्या है घट जाएंगे, यानी ये हो जाएगा अब 11 की पावर 8 माइनस के 3 बराबर 11 की पावर x। यहाँ बचेगा 11 की पावर 5 बराबर 11 की पावर x। तुलना करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 5 होगी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस समय जोड़ के कितने से भाग करना है 50 से भाग करना है। तो देखिए कितना आएगा इसका आंसर, सबको जोड़ते हैं पहले, कितना है 44.7, इसमें कितना ऐड करना है हमें 347.33 347.33 ऐड करना है। फिर है आपका 3347.333, फिर आपका 3347.333 और 3। ठीक है, इसको ऐड करना है, इन सबको ऐड करने के बाद कितने से भाग करना है आपको 50 से। पर इसको हम ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 3 6 9 और 6 हासिल का 1 आएगा, 7 21 और 4 25 और 1 26 और 4 4 16 2 18 और आपका हो जाएगा 10 6 7 और ये 3। इसमें कितने से भाग करना है हमें 50 से भाग करना है। यानी इन सब का जो जोड़ा आया था वो कितना आया था, तो आया था 37,086.6963 और लास्ट में हमें 50 से भाग भी करना था, तो इसमें हम 50 से भाग कर देंगे। ठीक है, 50 से भाग करने पर कितना आंसर आएगा इसका 741.73, 741.73 इसका 50 से भाग करने के बाद आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक संख्या को 28, 42 और 56 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल बचता है, सबसे छोटी संभावित संख्या क्या होगी। तो इसका बेसिक तरीका होता है कि 28, 42 और 56 का एलसीएम निकाल लीजिए और जो संख्या है उसमें आप 11 से मतलब 11 उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, 11 उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से इसका आंसर आपको कितना मिल जाएगा, तो 169 मिल जाएगा। बाकी इसका दूसरा तरीका क्या होता है, देखिए 28 से भाग करने पर 11 शेषफल बच रहा है, तो 28 का फैक्टर होता है 4, 4 से भाग करने पर कितना शेषफल बचेगा, तो 11 में 4 से भाग करिए पहले, कितना शेषफल आएगा 3। तो ऐसी संख्या इसमें ढूंढ लीजिए जिसमें 4 से भाग करने पर आपको 3 शेषफल मिले। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है 179। ठीक है, एक ही ऑप्शन है 179, बाकी कोई ऑप्शन इसका नहीं है। बाकी जो बेसिक तरीका है वो भी देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 28, 42 और 56, 28, 42 और 56 का एलसीएम कितना होगा, तो इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 168। इन सब से भाग करने में कितना शेषफल बच रहा था 11, तो आपको 11 इसमें और ऐड करना पड़ेगा, कितना जाएगा 179। यही आपका बेसिक तरीका था 179। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन दिया है यदि x अनुपात 16 समानुपात 63 अनुपात 36 है तो x का मान बताइए। देखिए समानुपात का मतलब क्या होता है, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा इन दोनों के अनुपात के, यानी x/16 किसके बराबर हो जाएगा, तो 63/36 के। सॉल्व कर लीजिए इसको, 9 से कटेगा 4 बार, 9 से कटेगा 7 बार, 4 से कटेगा 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 7 चौक 28, यानी कि x कितना आएगा 28 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है एक कर्मचारी का वेतन 15,500 से बढ़कर कितना हो गया 26,350 हो गया। पूछा कितने % की वृद्धि होगी। तो 26,350 में से कितना घटा दीजिए 15,500 घटा दीजिए, कितनी वृद्धि हो रही है तो वो देख लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा आपका
10,850 की वृद्धि हो रही है, यानी 15,500 से 26,350 तक कितनी की वृद्धि हो रही है, तो 10,850 की वृद्धि हो रही है। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो परसेंट वृद्धि बराबर क्या होता है, कितने की वृद्धि हुई, 10,850 की कितने पे हुई, यानी मूल वेतन कितना था 15,500, गुणा कर दीजिए 100 का। बस इसे काट पीट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटिए 31 बार और 5 से कटेगा आपका 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और कितने बचेंगे, 5 एकम 5 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35। ठीक है, 31 से कितने में कटेगा, 70 बार कटेगा, कितना आ जाएगा 70%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के अंश में 150% और हर में 200% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम स्वरूप भिन्न आपकी 25/42 हो जाती है। वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं जो हमारी भिन्न है वो क्या है, हमारी भिन्न है x/y। अंश में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 150% की, यानी 150% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 100 पे 150 की वृद्धि हो रही है तो 150 की वृद्धि हो जाएगी, भिन्न कितनी हो जाएगी 150 की वृद्धि हो रही है तो 100 + 150 यानी कि 250% उसकी भिन्न हो जाएगी, सॉरी अंश हो जाएगा। और हर कितना हो जाएगा, 200% की वृद्धि हो रही है, 100 + 200 यानी कि 300% उसका अंश हो जाएगा, सॉरी हर हो जाएगा, यानी अंश हो जाएगा 250% और हर हो जाएगा आपका 300%। क्योंकि 150% की वृद्धि हो रही है तो 100 पे 150% की वृद्धि 150 ही होती है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 100 + 150 यानी कि 250 हो जाएगा। ऐसे ही हर आपका 100 पे 200% की वृद्धि 200 ही होगी और वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा उसका हर, तो 300 हो जाएगा। ठीक है, यानी x का 250% बटे में y का 300%, जो कि बराबर हो जाएगा आपके, क्या दे रखा है आपको 25/42। सॉल्व कर लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, और 25 से कटेगा 12 बार, 25 से कटेगा 10 बार। ठीक है, 5 से काटिए 2 बार, 5 से कट जाएगा 5 बार, 6 से काटिए 2 बार, 6 से कट जाएगा 7 बार, और 2 से 2 खत्म, यानी x/y कितना आ जाएगा 5/7। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक डेटा कार्ड को 18,290 में बेचा जाता है तो 18% का लाभ होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य बताइए। मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो हम इसको 18% के लाभ पे बेचते हैं तो कितने में बेचेंगे, 100 + 18 यानी कि 118 में बेचेंगे, लेकिन एक्चुअल में बेचा कितना जा रहा है, वो 18,290 में बेचा जा रहा है। क्रय मूल्य चाहिए, यानी 100 यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए। आपको दे क्या रखा है, 118 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी 118 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 18,290। 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, 18,290 में 118 से भाग कर दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए 2 से कट जाएगा आपका 59 बार और 2 से कट जाएगा आपका 2 में 18, 2 एकम 2 और 45 बार। ठीक है, 59 से काटिए कितना कटेगा, तो 59 एकम 59 कितना बचेगा 32, यानी 324 हो जाएगा। 5 बार कटेगा और फिर आपका 5 बार कटेगा, कितना जाएगा 15,500। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 16,669 में एक घड़ी को बेचकर एक आदमी को 21% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। मान लेते घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, 100 यूनिट था, 21% की हानि पर बेची जा रही है, तो कितने में बेची जा रही होगी, यानी कि 21 की कमी पर बेची जा रही है, यानी कि 79 में बेची जा रही होगी। लेकिन एक्चुअल में बेची कितने में जा रही है, तो 16,669 में बेची जा रही है। क्रय मूल्य चाहिए, यानी 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू दे रखी है और 100 यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए। तो देखिए 79 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 16,669। ठीक है, 100 की वैल्यू चाहिए। देखिए 16,669 में आप 79 का भाग करिए और 100 से गुणा कर लीजिए। 69 से भाग करिए कितना कटेगा, ये कटेगा आपका 69 दूनी 158, यानी 2 बार, फिर 1 और फिर 1, 2 से 11 इंटू 100 कितना हो जाएगा 21,100। ठीक है, 21,100 आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन है, एक स्मार्ट टीवी को 1,58,000 में खरीदा गया, इसके मूल्य में 15% की वृद्धि की गई, इसके मूल्य में 15% की वृद्धि अंकित की गई, इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया है। स्मार्ट टीवी पर लाभ बताइए कितना % का होगा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, क्रय मूल्य मान लेते हैं हम 100। ठीक है, इसने इतना दे रखा है, चूँकि हमें जो लाभ पूछा वो परसेंटेज में दे रखा है, तो इस वैल्यू का कोई यूज होना नहीं है।
हम अपनी तरफ से मान लेते हैं उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 100 था, इसको कितने बढ़ा के अंकित किया गया है, तो 15% बढ़ा के अंकित किया गया है। इसका मतलब उसने कितना बढ़ाया होगा, तो आप कहेंगे 15 ही बढ़ा के लिखा हुआ, 115 रुपये उसने अंकित मूल्य डिसाइड कर दिया 15% बढ़ा के। अब उसने अंकित मूल्य पे कितने परसेंट की छूट दी है, 10% की छूट दी है। तो 115 पर जब हम 10% की छूट देंगे तो कितना आएगा, 115 10% कितना बनेगा, 11.5 बनेगा। इतनी छूट पर हम बेचेंगे, तो 115 वाली चीज़ 11.5 की छूट पर बेची जाएगी, कितने बेची जाएगी, 103.5 पे बेची जाएगी। ठीक है, 103.5 पे बेची जाएगी। क्लियर। अब चूँकि हमने चीज़ खरीदी कितने की थी, 100 की खरीदी थी, बेच कितने में रहे हैं, 103.5 में बेच रहे हैं। कितने के लाभ पे बेच रहे हैं, 3.5 के लाभ पे बेच रहे हैं। कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। चूँकि क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 100 है, 100 से 100 खत्म, कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 3.5% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर बन जाएगा। क्लियर। यदि एक्चुअल वैल्यू पूछता तो हम इस वैल्यू का यूज करते, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछ रहा है, तो परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, तो हमने अपनी तरफ से क्रय मूल्य मान लिया 100, 15% बढ़ा के अंकित किया है 115, उस पर 10% की छूट दी गई है, यानी कि 103.5 में बेची जा रही है। 100 की चीज़ इतने में बेची जा रही है, तो 3.5 का लाभ कमा रही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, 45,500 की धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 15 वर्षों में 1,33,325 ब्याज अर्जित करेगी। साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या था, साधारण ब्याज का फॉर्मूला था मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक है, यही फॉर्मूला था। ब्याज कितना मिल रहा है, 1,43,325। मूलधन कितना था, 45,500। दर कितनी है, दर हमें निकालनी है, दर को हम मान लेते हैं R। समय कितना साल है, 15 साल, बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 से काटिए, 15 से कट जाएगा आपका ये, 15 में 135। ठीक है, और ये बचेगा 8, 15 5 75, 8 बचेगा 15 75, फिर आपको बचेगा 7, 15 5 75। ठीक है, इससे काट पीट करिए कितने का कटेगा, तो इससे कट जाएगा आपका 4 से 19 पंजे 21 चौक 84 और 23 बार कटेगा, है ना। कितना कट जाएगा आपका, 23 बार कट जाएगा। 23 बार नहीं, देखिए काट पीट कर लेते हैं इसको। ठीक, 5 से काटिए, 5 से कटेगा 91 बार, और ये 5 से कट जाएगा आपका 19 11, 91 से कितने कट जाएगा आपका, 21 बार कटेगा। ठीक है, कितना कटेगा, 21 बार। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 21%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, साधारण ब्याज पर निवेशित धनराशि 17 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि समान दर पर यह राशि अपने आप का 17 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए साधारण ब्याज की बात चल रही है, तो 17 वर्षों में कितना हो रही है, अपने आप का 3 गुना। यानी यदि कोई राशि 1 थी तो अब कितनी होगी, 3 होगी, 3 गुना हो गई। तो इससे ब्याज कितना मिल गया होगा, 1 से 3 हो रही है, इसका मतलब ब्याज कितना मिला होगा उसको, 2 यूनिट ब्याज उसको मिला होगा। कितने साल में मिला है, तो आप कहेंगे 17 साल में उसे मिला है। ठीक है, अब कहना है कि कितने वर्षों में अपने आप का 17 गुना हो जाएगी। राशि यदि 1 है तो 17 गुना कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगी। तो 1 से 17 हो रही है, इसका मतलब उसे ब्याज कितना मिल रहा है, तो उसे 16 यूनिट ब्याज मिल रहा होगा। 16 यूनिट कैसे निकाला हमने, मिश्रधन में से मूलधन को घटा के, मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं तब हमें ब्याज मिलता है। यानी राशि कितनी हो रही है, 1 से 17 गुना हो रही है, तो ब्याज कितना मिल रहा होगा हमें, 16 यूनिट हमें ब्याज मिल रहा होगा। ठीक है, अब हमें पूछा 16 यूनिट ब्याज कितने साल में मिलेगा, तो पहले 2 यूनिट ब्याज हमें कितने साल में मिल रहा था, 17 साल में। तो अब 16 यूनिट कितने साल में मिलेगा, तो 2 का कितना गुना है, ये आपका 8 गुना है। तो 17 का भी 8 गुना कर दीजिए, तो दैट 136 वर्ष में। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज वाले केस में क्या होता है, समान समय में समान ब्याज मिलता है। तो 2 यूनिट ब्याज 17 साल में मिल रहा है, तो 16 यूनिट ब्याज कितने साल में मिलेगा, तो 2 का 8 गुना है 16, 17 का 8 गुना करिए 136 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 11,500 की राशि 30% वार्षिक दर पर उधार दी गई, कितने वर्षों में राशि 19,435 हो जाएगी। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। आर क्या है, दर है, एन समय है, पी मूलधन है, और ये क्या है, मिश्रधन। देखिए मिश्रधन क्या होता है, ब्याज मिलने के बाद जो मूलधन में जोड़ देते हैं ब्याज को, तो हमें मिश्रधन मिलता है। यहाँ पर मिश्रधन कितना हो जा रहा है, 19,435। तो 19,435 मूलधन कितना है, 11,500 1 प्लस आर।
आर कितना है 30%, समय हमें निकालना है। ठीक है, 0 से 0 ख़त्म, और इधर देखिए ये 11 है 500 इधर ले आते हैं तो 19,435 बटे में 11,500 बराबर हो जाएगा 10 से कम 10 और 3 13, 13 बटे में 10 की पावर n। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 से काटिए 23 बार कटेगा, यानी कि 2300 बार कटेगा, और ये 5 से कट जाएगा, 5 से 15 4 बचेंगे, 5 7 35। 23 से काटिए 100 बार कटेगा, और 23 से कटेगा आपका 23 एकम 23, और कितने बचे 15, और 23 के 138, और 23 में 2 7, 169 बार कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 169 बट्टे में 100 बराबर 13 बट्टे 10 की पावर n। इसको ले सकते हैं हम 13 बट्टे 10 की पावर 2 बराबर 13 बट्टे 10 की पावर n। तुलना करेंगे तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको यहाँ से, n बराबर 2 वर्ष। ठीक है, n बराबर 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, किस मूलधन का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मेचधन 1331 हो जाएगा। देखिए दर कितनी दे रखी है 10%, 10% दर के हिसाब से 3 साल का जो प्रभावी दर बनता है वो कितना बनता है, तो आप कहेंगे 33.1% बनता है। ठीक है, यदि मूलधन 100 मान लें तो कितना ब्याज मिल जाएगा आपको 10% के हिसाब से 33.1% ब्याज मिल जाएगा 3 साल में। तो मिश्रण कितना बन जाएगा 100 प्लस 33.1 यानी 133.1%, मतलब 133.1 आपका मिश्रण बन जाएगा। लेकिन एक्चुअल मिश्रण बन कितना रहा है 1331 बनना है, तो 133.1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 1331, यानी इसका ही कितना गुना है 10 गुना है। पूछा क्या आपको, मूलधन पूछा था है ना, मूलधन हमने कितना माना 100, तो 100 का 10 गुना कर दीजिए, इसका 10 गुना है ये, तो 100 का भी 10 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1000। तो आपका एक्चुअल जो मूलधन होगा वो कितना होगा 1000 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए 10% के हिसाब से 3 साल का प्रभावी दर बनता है 33.1%, यानी कि आपको 3 साल में जो ब्याज मिलेगा वो कितने परसेंट मिलेगा 33.1% मिलेगा। हमने मान लिया कि मूलधन हमारा 100 था, 100 पे 33.1% यानी इतना ही आपको ब्याज मिल जाएगा, तो मिश्रण कितना बन जाएगा 100 प्लस 33.1 यानी 133.1। क्लियर, इतना मिश्रण बन जाएगा। लेकिन एक्चुअल मिश्रण बन कितना रहा है 1331, यानी इसका ही 10 गुना बनना है मिश्रण। तो मूलधन में क्या होगा, मूलधन जो हमने माना उसका भी 10 गुना होगा, यानी कि 1000 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए क्वेश्चन है, सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया, परंतु कुछ महीने के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीनों के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 5:4 होने पर केवल नितिन ने कितने महीनों तक निवेश किया। देखिए इनके द्वारा जो निवेश किया जाता है उसी अनुपात में इनका लाभ मिलता है। देखिए इन्होंने कितना कितना निवेश किया, तो सुहास और नितिन 2 व्यक्ति हैं, सुहास ने 8x लगाया, उसने मान लेते हैं 3x लगाया। ठीक है, सुहास ने 8x कितने समय के लिए लगाया, तो सुहास ने 8x लगाया कितने समय के लिए, मान लेते हैं t समय के लिए लगाया, और जो नितिन है उसने 3x लगाया कितने समय के लिए, तो नितिन ने तो पूरे समय 12 महीनों के लिए लगाया, दोनों का अनुपात कितना है, तो 5/4। ठीक है, x से x खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपको 3 से मिलेगा, कटेगा 4 बार, और 4 से कटेगा आपका 2 बार, 5 से 15, 15/2। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुई है, 4 से कटेगा आपका 3 बार कटेगा ये। अच्छा मैं इसको आपको दोबारा लिख देता हूँ। सुभाष ने लगाया 8x पैसा टी समय के लिए, और नितिन ने लगाया 3x पैसा पूरा 12 महीने के लिए। अनुपात कितना हो गया 5/4। ठीक है, इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, काट पीट में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। 4 से कटेगा 3 बार। ठीक है, x से x खत्म, 3 3 9 9 5 45। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, और बटे में कितना आ जाएगा 8। यानी कि सुभाष ने जो पैसा लगाया था वो कितने समय के लिए लगाया था, तो 45/8 समय के लिए लगाया था। आपसे पूछा था केवल नितिन ने कितने समय के लिए लगाया, तो 12 महीने में से कितने महीने किसने लगाया था सुभाष ने, तो खाली अकेले किसने कितने महीने के लिए कितना लगाया होगा उसने नितिन ने, तो 12 में से इसको घटा दीजिए, 12 96, 96 माइनस के 45/8, यानी ये हो जाएगा आपका 51/8, 8 6 48, 3/8, 6 से 3/8। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्स वाई और जेड का औसत वजन 128 किलोग्राम है।
एक्स और बाई का 123 किलोग्राम है और बाई और जेड का 133 किलोग्राम है। तो बाई का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स प्लस बाई प्लस जेड, तीनों का औसत कितना हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे, जो कि दे रखा है आपको 128 के बराबर। तो यहाँ से एक्स प्लस बाई प्लस जेड कितना मिल जाएगा आपको, 384। ऐसे ही आपको दे रखा है एक्स और बाई का औसत वजन, यानी एक्स प्लस बाई बटे में 2 बराबर 123 दे रखा है। तो यहाँ से आपको एक्स प्लस बाई कितना मिल जाएगा, 123 दूनी 240। ये हो गया समीकरण नंबर 2। पूछा क्या हमें, बाई का वजन पूछा था, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे रखा है बाई प्लस जेड का औसत वजन। तो बाई प्लस जेड बटे में 2 133 दे रखा है। यहाँ से आपको मिलेगा बाई प्लस जेड बाई प्लस जेड बराबर 133 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 266। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। समीकरण 1, 2 और 3। देखिए एक्स प्लस बाई की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें जेड की वैल्यू मिल जाएगी। समीकरण नंबर 2 से समीकरण 1 में एक्स प्लस बाई की वैल्यू रख देंगे 246, तो हमें जेड की वैल्यू मिल जाएगी। वहाँ से हम जेड की वैल्यू उठा के किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में, तो हमें यहाँ से बाई की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए समीकरण 2 से एक्स प्लस बाई की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो एक्स प्लस बाई की वैल्यू है कितनी, 246। 246 प्लस जेड बराबर 384। तो यहाँ से जेड बराबर मिल जाएगा 384 माइनस के 246, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा आपको जेड की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 14 में 6 गया 8 और यहाँ हो जाएगा 37 और 13 138। जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 138। पूछा क्या था हमसे, बाई की वैल्यू पूछी थी, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए इस समीकरण में। तो बाई प्लस 138 बराबर 266। तो यहाँ से बाई की वैल्यू हो जाएगी 266 माइनस के 138, घटा लीजिए। 16 में से 8 गए तो 8, 16 में से 8 गए तो 8 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 में से 3 गए तो 2 और 1 में से 128। बाई की वैल्यू कितनी आई, 128, ठीक, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है, ठीक है। देखिए ये आपका लॉन्ग तरीका हो गया, ठीक है। यदि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उसका पता है औसत का, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं वो देखिए। देखिए एक्स प्लस बाई का औसत कितना है, 128। 128 औसत है, इसका मतलब क्या है कि तीनों का जो वजन है वो 128 128 128 मान सकते हैं। यदि एक्स और बाई का औसत कितना देखा है, 123 दे रखा है, यानी मेन औसत से कितना कम हुआ है, 5 कम हुआ है। 1 पे 5 की कमी हुई है, तो 2 संख्याएं दे रखी हैं एक्स और बाई, तो 2 पे कितनी कमी होगी, 10 की कमी हुई होगी। इसका मतलब जो जेड का वजन था वो कितना होगा, 10 की कमी तो यहाँ पे थी और 128 यहाँ पे था, तो कमी पूरी करने के 10 जोड़ना पड़ेगा, यानी जो जेड का वजन निकल के आएगा यहाँ से कितना निकल के आएगा, 128 प्लस के 10 यानी कि 138 निकल के आएगा, ठीक है। तो जेड का वजन हो गया 138। अब देखिए बाई और जेड का औसत वजन कितना है, 133 है, और औसत वजन 133 है, तो बाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, बाई प्लस जेड 133 का डबल यानी 266। 266 में से जेड की वैल्यू कितनी है, 138, तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 266 माइनस के 138 यानी कि 128, ठीक है। बस इतना सवाल करना था आपको। चलिए आप सीख जाएंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 271 उर्वरक बैगों का औसत वजन कितना है, 71 kg, जिसमें उर्वरक बैग भी रखे हैं। यदि वो बॉक्स जिसमें उर्वरक बैग रखे हैं का वजन शामिल किया जाता है, तो प्रति उर्वरक बैग के परिकलित औसत में 0.8 किलोग्राम की वृद्धि होती है। बॉक्स का वजन कितना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, हर एक बैग में कितनी प्रति उर्वरक बैग के परिकलित औसत वजन में कितनी वृद्धि हो रही है, 0.8 की, और कितने बैग हैं, 271। तो बैग बॉक्स का जो वजन होगा वो कितना होगा, जब हम बॉक्स का वजन शामिल कर रहे हैं तो प्रत्येक बैग पर 0.8 की वृद्धि हो जा रही है। तो बॉक्स का वजन कितना होगा, तो वजन हो जाएगा 271 इंटू 0.8, ठीक है, इतना वजन उसका होगा। 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 कम 8 और 216.8, जो कि आपको इतना वजन हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। देखिए ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एंथनी एक कार्य को 45 दिनों में करता है और ब्रायसन उसी कार्य को 90 दिनों में करता है। दोनों एक साथ कितने दिन में काम करेंगे, तो एंथनी करता है 45 दिन में और ब्रायसन करता है
90 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लिया हमने 45 90 का 90, यानी कुल काम हो गया हमारा 90 यूनिट। 45 दिन में पूरा काम कर रहा था, एक दिन में कितना कर रहा होगा, 2 यूनिट काम कर रहा होगा, और ये 90 के हिसाब से एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा होगा। दोनों मिलके ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 2 और 1 3 यूनिट काम कर रहे होंगे। तो 90 काम को करने में कितना समय लगेगा, 90/3 यानी कि 30 दिन का समय लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह सवाल मैंने आपको बहुत सारे कराए हैं, तो आप ये मत कहिएगा शॉर्ट में करा दिया। पिछले प्रैक्टिस सेट आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, एक्स एक कार्य को 126 दिनों में करता है और वाई उसी कार्य को 210 दिनों में करता है, और जेड उसी कार्य को 280 दिनों में करता है। तो एक्स और वाई जेड तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए एक्स करता है आपका 126 दिन में, वाई करता है 210 दिन में, और जेड करता है आपका 280 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 2520। ठीक है, देखिए यदि 126 दिन में एक्स पूरा काम कर देता है तो 2520 काम को करने में कितना समय लगेगा। तो 2520 में 126 का भाग कर देंगे, कितना आएगा 20। ऐसे 210 का 2520 में भाग करने कितना आएगा, तो 12 आएगा। ठीक है, और 280 का 2520 में भाग करने कितना आएगा, 9। यानी एक्स एक दिन में करता है 20 यूनिट काम, वाई करता है 12 यूनिट काम, और जेड करता है 9 यूनिट काम। तीनों मिलके यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 20 और 12 32 और 9 41 यूनिट काम करेंगे। तो पूरा काम कितना है, 2520। इस काम को करने में कितना समय लगेगा, आपको पता है समय कैसे निकालते हैं। कुल काम कितना है, 2520 है, और 41 एक दिन में काम कितना करते हैं, 41 करते हैं। 41 का भाग कर लीजिए। अब भाग देने से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इकाई अंक चेक कर लीजिए ऑप्शन की सहायता से। इकाई अंक कितना बनना चाहिए, 0। देखिए 1 ने 9 9 9 18, इकाई अंक 0 नहीं बनना, और 1 2 नहीं 2 2 9 11, इकाई अंक 0 नहीं बनना। 1 कम 1 1 और 9 10, इकाई अंक कितना बनना है, 0। ऐसे 1 छक्के 6 6 9 15, इकाई अंक 5 बनना है, तो ये भी इकाई अंक मतलब ये वहाँ आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर बनेगा कितना बनेगा, 61 सही 19/41। इकाई अंक कितना बनेगा इसका, 0, यानी कि यही बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति सामान्य गति से 1 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक गति से चलता है तो वह 1 घंटे कम समय में गंतव्य तक पहुंच जाता है। यदि गति को 50% कम किया जाता है तो उसी गंतव्य तक पहुंचने में उसे 5 घंटे अधिक लगते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य तक की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक फॉर्मूला काम करता है, d बराबर S1 S2 अपॉन में S1 अंतर S2 इंटू T1 अंतर T2। ठीक है, S1 S2 क्या है, पहली चाल और दूसरी चाल, और T1 T2 क्या है, पहला समय यानी सामान्य समय और बाद का समय। तो इसमें 2 केस होंगे। ठीक है, इन 2 स्टेप में इस निकलेगा। देखिए पहली कंडीशन में क्या है, यदि कोई व्यक्ति सामान्य गति से चलता है और 1 किलोमीटर प्रति घंटे गति अधिक गति से चलता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है, तो 1 घंटे कम समय में गंतव्य तक पहुंच जाता है। ठीक है, मान लेते उसकी सामान्य चाल कितनी थी, S थी, और फिर उसने कितनी बढ़ा दी, 1 घंटे बढ़ा दी। अब नई चाल कितनी होगी, S+1 होगी। ठीक है, सामान्य समय कितना लग रहा था, T लग रहा था, अब कितना समय लग रहा है, 1 घंटे कम लग रहा है। नया समय कितना हो जाएगा, T-1। ठीक है, तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा S1 इंटू S2, यानी पहली चाल S है, दूसरी चाल कितनी है, S+1 बटे में कितना आएगा, दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, गुणा दोनों समयों का अंतर, दोनों समयों का अंतर कितना आएगा, तो आप कहेंगे दोनों समयों का अंतर आएगा 1। ठीक है, यानी ये आपका बन गया यहाँ से S इंटू S+1। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टेंस, पहली कंडीशन की डिस्टेंस। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि हम गति को 50% कम कर दें, यानी पहले गति यदि S थी तो अब गति कितनी हो जाएगी, 50% कम, यानी S/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पहले गति यदि S थी तो अब कितनी हो जाएगी, S/2 हो जाएगी। 50% कम हो गई, यानी कि आधी हो गई। अब समय कितना लग रहा है, पहले यदि समय T लग रहा था तो अब समय कितना लग रहा है, 5 घंटे अधिक लग रहा है, यानी T+5 लग रहा है। ठीक है, अब इस कंडीशन में डिस्टेंस कितनी होगी, तो S1 इंटू S2 S1 इंटू S2 बटे में कितना आएगा, दोनों चालों का अंतर, यानी S और S2 का अंतर कितना आएगा, S और S/2 का अंतर आएगा S/2। ठीक है, S में से S/2 घटाएंगे, S/2 बचेगा, गुणा दोनों समयों का अंतर कितना आएगा, 5 घंटे। ठीक है, देखिए 2 से 2 खत्म, S से S खत्म, कितना बचेगा आपका ये, 5 इंटू S। ठीक है,
ये भी दूरी सेम वही है और ये भी दूरी वही है, दोनों दूरी क्या है, समान है। इन दोनों को क्या कर दिए, समान कर दीजिए। यानी 5s की जो बराबर 5s की जो जो 5s होगा वो किसके बराबर होगा, s इंटू एस प्लस 1 के। s से s खत्म, इधर बचेगा 5, इधर बचेगा s प्लस 1, 1 इधर जाएगा तो s की वैल्यू कितनी जाएगी, 5 माइनस के 1 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यानी कि आपको क्या मिल गया, स्पीड मिल गई। स्पीड कितनी मिल गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए एस की वैल्यू आप चाहें तो इसमें रख दीजिए, इस यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पर रख दीजिए। तो एस की वैल्यू कितनी जाएगी, सॉरी डिस्टेंस कितनी जाएगी 5s, और एस कितना है 4, कितना जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख दिए। डी बराबर कितना था, 5s था, 5 इंटू 4 यानी कि 20 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक दूसरे को दौड़ना शुरू करते हैं। दोनों 4 घंटे में मिलते हैं। हालांकि अगर वे एक ही दिशा में दौड़ रहे होते हैं तो ए बी के पीछे दौड़ रहा होता है, तो ए 20 घंटे में बी से आगे निकल जाता है। तो बी की गति बताइए। देखिए दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। यहाँ पे ए है, यहाँ पे मान लेते हैं बी है। क्योंकि जब दोनों एक दूसरी तरफ दौड़ते हैं, ये इधर को भागता है, ये इधर को भागता है। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि जब वो एक दूसरे के पीछे भागते हैं, ए भी इधर को भाग रहा है और बी भी इधर को ही भाग रहा है। क्लियर। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में जब एक दूसरे की तरफ भागेंगे तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल इनकी जुड़ जाएगी। और दूसरी कंडीशन में जब एक दूसरे की ओर ही भागेंगे, मतलब एक के पीछे एक भागेगा, तो इनकी चाल क्या होगी, घटेगी। पहली कंडीशन में रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी, तो एक ही चाल है, 4 घंटे में ही एक दूसरे को मिल जाते हैं। यानी पहले कंडीशन में एस स्पीड जो बनेगी वो बनेगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर, और टाइम कितना ले रहा है, 4। ठीक है, यानी कि यदि इसकी चाल को हम S1 मान लेते हैं, इसकी चाल को S2 मान लेते हैं, तो S1 प्लस S2 कितनी बन जाएगी, 100/4 यानी कि 25। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में S1 माइनस के S2 कितना बनेगा, 100 में कितने घंटे में पार कर जाता है, 20 यानी कि 5। यानी आपको S1 प्लस S2 मिल गया 25, S1 माइनस S2 मिल गया 5। पूछा क्या, बी की गति यानी कि S2 पूछा है। तो जब आपको इस तरह का इक्वेशन हो तो S2 कैसे निकालते हैं, यानी बात वाली संख्या कैसे निकालते हैं, छोटी वाली संख्या, चूँकि माइनस में दे रखा है ना ये, तो छोटी वाली संख्या कैसे निकालेंगे, तो दोनों का अंतर करके आधा कर दीजिए। 25 माइनस के 5/2 यानी कि 20/2 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिया गया दंड आरेख 2011 से 2015 तक 3 अलग अलग लैपटॉप की कीमत का आंकड़ा दर्शाता है। 2015 में लैपटॉप एक्स की कीमत और 2011 में जेड की कीमत के बीच अंतर बताइए। 2015 में एक्स की कीमत कितनी थी, 2015 में एक्स की कीमत कितनी थी, तो 28 थी। और 2011 में जेड की कीमत कितनी थी, 2011 में जेड कौन सा है, ब्लैंक वाला, कितनी थी, 18 थी। दोनों का अंतर पूछा है, कितना जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नीचे दिया गया दंड आरेख 2011 से 2015 तक 3 अलग लैपटॉप, मतलब सेम ही दे रखा है आपको बताना क्या है, 2014 में बाइक की कीमत और 2014 में जेड की कीमत से कितने % अधिक थी। 2014 में बाइक की कीमत कितनी थी, 2014 में बाइक की कीमत कितनी थी, 27 थी। और 2014 में जेड की कीमत कितनी थी, तो 17 थी। पूछा क्या है, 27 17 से कितने % अधिक है, यानी 27 17 से कितने % अधिक है। तो आप कहेंगे कितना अधिक है एक्चुअल में, तो आप कहेंगे 10 अधिक है। कितना अधिक है, 10 अधिक है। कितने % अधिक हो जाएगा, तो 10 अधिक है। कितने से पूछा है, 17 जेड से। जेड की वैल्यू कितनी थी, 17। ठीक है, 10/17 गुणा 100। ठीक है, भाग कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 17 पंजे 85 और 15 बचेंगे, 17 8 136, 17 9 153, यानी 58 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 58.82। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है।
देखिए ये आपको ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है, ठीक है। यानी आपको 10/17 का परसेंटेज निकालना था, जो कि आपको मिल गया 58.82 की, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है और आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई लंबाई के 1/5 से एक कम है। तो ये लंबाई दे रखी है 25, तो चौड़ाई कितनी होगी इसका 1/5, यानी 25 का 1/5 कितना होगा 5 ही होगा। 5 से कितना कम है 1 कम है, यानी चौड़ाई कितनी मिल जाएगी आपको 4। चौड़ाई कितनी होगी 4 होगी, लंबाई कितनी होगी 25 होगी। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 25 गुणा 4 कितना हो जाएगा 100। आयत का क्षेत्रफल हो गया 100। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना है 4 गुना। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 100 का 4 गुना, यानी कि 400। पूछा क्या वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल 400 है तो भुजा कितनी होगी, भुजा बराबर होता है क्षेत्रफल का अंडरूट, यानी कि भुजा हो जाएगी आपकी 400 का वर्गमूल कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। भुजा आपकी 20 होगी। पूछा क्या था परिमाप, परिमाप कितना होता है भुजा का 4 गुना, परिमाप बराबर होता है भुजा गुणा 4, यानी कि 20 गुणा 4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 80। तो परिमाप निकल के आई आपके 80 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। आयत की लंबाई दे रखी थी 25, उसका 1/5 से एक कम चौड़ाई थी, यानी 4 चौड़ाई निकल के आई। उसका क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 25 गुणा 4 कितना हो जाएगा 100। आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना क्या था वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 400। क्षेत्रफल से हम भुजा निकाल देंगे 20 आ जाएगी, और परिमाप क्या होती है भुजा का 4 गुना, यानी कि 80 उसकी परिमाप निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक पहिए का अर्धव्यास 22.4 सेंटीमीटर है, 500 परिक्रमा करने में पहिए को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जब पहिया एक चक्का लगा लेता है तो कितनी दूरी चलता है, तो वो चलता है यदि उसकी त्रिज्या r है तो कितनी दूरी चलेगा, एक चक्का लगाने में, एक चक्का लगाने में उसकी परिधि के बराबर यानी कि 2πr दूरी चलता है, ठीक है। अब अर्धव्यास को क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 22.4 सेंटीमीटर। एक चक्का लगाने में कितनी दूरी चलेगा 2πr दूरी चलेगा। चक्का कितने लगाना है 500, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी आपकी 2πr × 500, ठीक है। 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, और आर कितना दे रखा है आपको 22.4 गुणा कर दीजिए 500 का। अब देखिए ये दूरी किस में निकल के आएगी सेंटीमीटर में निकल के आएगी, लेकिन आपको आंसर किस में दे रखा है मीटर में। तो आपको पता है कि 100 से भाग करते हैं तो सेंटीमीटर किस में चेंज हो जाता है मीटर में चेंज हो जाता है, तो 100 से भाग कर लीजिए, 100 से 100 खत्म, ठीक है। और 7 से कटेगा आपका ये 7 या 21 और 7 दूनी 14, 3.2 बार कटेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा, बटे में कितना जाएगा 10, 5 से काट दीजिए 2 बार, 2 से 2 खत्म, कितना बचा आपका यहाँ पे 22 बच गया, और यहाँ आपका 32 बच गया। 22 गुणा 32, 22 दूनी 44 और 22 3 66 और 4 70, 704 मीटर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। कितने अलग अलग तरीकों से ए बी सी डी और ई और एफ को क्रमबद्ध किया जा सकता है जिसमें डी ई एफ को एक साथ रहे, हमेशा एक साथ रहे, यानी तीनों का एक ग्रुप बन जाए। देखिए कितने एलिमेंट हैं, आप कहेंगे 6 एलिमेंट हैं ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है। ये कह रहा है डी ई एफ का एक ग्रुप बन जाए, तो ये ग्रुप की तरह काम करेगा। कुल मिलाकर आप कितने एलिमेंट बचे 1 2 3 और एक पूरा ग्रुप 4। तो कितने ऐसे कितने मतलब कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 और एक पूरा एक 4, यानी 4 फैक्टोरियल, और तीनों को एक ग्रुप बनना है तो 3 फैक्टोरियल और कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। वैल्यू कितनी जाएगी 4 फैक्टोरियल वैल्यू होती है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 3 फैक्टोरियल वैल्यू होती है 3 गुणा 2 गुणा 1। तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12 24, 24 3 72 144, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन है सभी गेहूँ भूरे हैं, सभी गेहूँ क्या हैं भूरे हैं, तो ये भूरे वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहे हैं सभी भूरे क्या है चीनी है, सभी भूरे क्या हो जाएगा चीनी हो जाएगी। फिर कह रहे हैं सभी चीनी क्या है सफ़ेद है, सभी चीनी क्या हो जाएंगी सफ़ेद, ठीक है। ये आपका इस तरीके से डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष क्या कह रहा है सभी गेहूँ चीनी है, तो सभी गेहूँ चीनी है बिल्कुल सही बात है। सभी भूरे सफ़ेद हैं, तो सभी भूरे सफ़ेद के अंदर भी आते हैं, दोनों ऑप्शन आपके क्या हैं सही है।
दोनों सही वाला कौन सा ऑप्शन था, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में आता है। और डी किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। सी ऑप्शन एकदम आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन स्टार की जगह पे इनमें से चिन्हों को रखना है जिससे कि समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि मतलब ये समीकरण आपका सेटिस्फाई हो जाए। देखिए क्या समीकरण रख सकते हो, इसके लिए आपको ये वैल्यू उठा के रखनी पड़ेगी। यदि आप थोड़ा दिमाग चलाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि 32 में 4 का भाग करेंगे 8 बचेगा, 8 और 7 15 है। ऐसे ही 8 या 24 माइनस के 9 कितना होता है, 15 होता है। यानी यहाँ पे आप भाग कर लीजिए और यहाँ आप प्लस कर दीजिए और यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए और यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए। यानी कि भाग प्लस गुणा माइनस, भाग प्लस गुणा माइनस, ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, 32 में 4 का भाग करेंगे 8 मिलेगा, 8 और 7 15 हो जाएगा। ऐसे 8 या 24 में 9 घटाएंगे तो भी 15 मिलेगा। ठीक, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब निकालना है इसका, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, एन का उल्टा। एन का उल्टा आएगा तो बिल्कुल नीचे तो इस तरह से उल्टा तो आएगा नहीं, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब चाहिए ना कि जल प्रतिबिंब। तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, एन के बाद क्या आएगा, के के बाद आएगा टी के बाद आएगा ए। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 का उल्टा दे रखा है, उल्टा नहीं होगा, इस तरह का बनेगा। उल्टा तब बनता है जल प्रतिबिंब में, हमें चाहिए क्या, दर्पण प्रतिबिंब चाहिए, तो ये हमारा आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आपको ये शब्द दे रखा है, इसको आपको क्या करना है, पुनर्व्यवस्थित करना है और शब्द का विलोम का चयन करना है इसमें। तो देखिए ये क्या बनेगा आपका, इसके लिए थोड़ा आपको इंग्लिश की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। देखिए ये शब्द से मिलकर बनेगा आपका रिडल, RIDDLE, ये क्या बन जाएगा आपका, रिडल बन जाएगा। ठीक है, रिडल क्या होता है, एक तरह की परेशानी होती है, इसका आपको विलोम बताना है। तो रिडल का विलोम क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। एक तरह की पहेली होती है रिडल, उसका क्या विलोम क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, इसका विलोम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इस सीरीज दे रखी है, बताना आपको अगला पद क्या होगा। देखिए डी है, डी के बाद में क्या है, आई, कितना ऐड हुआ है, तो आप कहेंगे 5 का ऐड हुआ है। आई से एन जाने पे फिर प्लस का 5 ऐड हुआ है, एन से एस पे जाने पे प्लस के 5 हुआ है, एस से आगे जाएंगे तो प्लस का 5 करना पड़ेगा। एस का नंबर होता है 19, 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 24, 24 नंबर किसका होता है, एक्स का। यानी जो भी हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर नंबर आएगा उसका पहला स्थान कौन सा होगा, एक्स होगा। देखिए एक्स कितने में दे रखा है, सिर्फ आपको एक ही वैल्यू में, एक ही ऑप्शन में एक्स दे रखा है और किसी में एक्स दे ही नहीं रखा, तो संख्या का हमें मैच करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, एक ही में हमारा आंसर निकल कर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये संख्या दे रखी है, आपको अगला पद बताना है क्या है। तो इस तरह का सवाल आपको हर प्रैक्टिस सेट में मिल रहा है। क्या है इसका लॉजिक, इसका संबंध किसे दर्शाए, इससे, पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से। क्या है लॉजिक लगाया गया है कि पहले का तीसरे संबंध क्या है, पहले का काट दीजिए और इसको काट दीजिए लास्ट वाले को, आपको ये संख्या मिल जाएगी। इसमें पहला काट दीजिए और लास्ट वाला काट दीजिए, आपको ये संख्या मिल जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर का संबंध किससे बनेगा, इस वाले से बनेगा। किससे बनेगा, इस वाले से इसका संबंध बनेगा। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, ये वाला आपको मिल जाएगा, ATISTICC, यानी कि ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल आपको हर प्रैक्टिस सेट में मिल रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कैरेक्टर्स को इस तरीके से लिखा जाता है और बजर को किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें CAC को उल्टा लिखा गया है, CAC, और TUS को उल्टा लिखा गया है, SUT। ऐसे इसको देखिए, BUZ को उल्टा लिखेंगे तो कितना बनेगा, ZUB। ZUB किस में दे रखा है, सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, बाकी का हमें मैच करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, जब आपको ऑप्शन मिल जाए तो आपको बाकी में टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आंसर लगा के आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पुरुष पश्चिम की दिशा में 16 किलोमीटर चलता है, मान लेते ये है, आपको पता है ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये आपका पश्चिम होता है। मान लीजिए इस स्थान से चलता है पश्चिम की ओर, कितना चलता है, 16 किलोमीटर। फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा दिया, फिर बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा और फिर अंत में दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा। यानी ये दिशा आपसे पूछिए कौन सी है, तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा आपकी दक्षिण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, देखो ये आपको पाई चार्ट दे रखा है, इसकी जनसंख्या कितनी है, 10 करोड़ है। अब इस पर हम आधारित क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है।
क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य ए और राज्य सी दोनों की मिलाकर कुल जनसंख्या कितनी है। राज्य ए और राज्य सी, मैं आपको दोबारा पाई चार्ट दिखाता हूँ। आपको राज्य ए और राज्य सी की कुल जनसंख्या पूछी थी। राज्य ए कितने परसेंट है, तो ए है आपका 7% और सी है आपका 13%। 7 और 13 कितना हो जाएगा, 20%। यानी आपको 20% निकालना है किसका, कुल जनसंख्या का। 10 करोड़ का 20%, 10 करोड़ का 20% कितना होगा, 20/100 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य डी और राज्य ई की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। डी और ई की जनसंख्या का अनुपात, डी और ई की जनसंख्या का अनुपात निकालना था। डी में कितनी जनसंख्या है, 20%, ई में कितनी है, 30%। दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, 0 से 0 खत्म, कितना आ जाएगा, 2:3। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर बन जाएगा। कथन और तर्क वाले क्वेश्चन देखिएगा। कथन कह रहा है कि क्या देश की सभी नदियों को जोड़ा जाना चाहिए। इसके पीछे क्या तर्क दे रखे हैं, हाँ यह तुरंत किया जाना चाहिए, नहीं यह पड़ोसी देशों के बीच शांति को प्रभावित करता है। अब इसमें से कौन सा कथन है इसका आपका तर्क प्रबल हो सकता है इसमें। देखिए इसमें पहला जो तर्क दे रखा है, हाँ यह तुरंत किया जाना चाहिए, तो देखिए सभी नदियों को तुरंत जोड़ा जाना संभव नहीं है, तो पहला तर्क बनता नहीं है। दूसरा कहना है कि नहीं यह पड़ोसी देशों के बीच शांति को प्रभावित करेगा, तो जरूरी नहीं है सभी नदियाँ पड़ोसी देशों को प्रभावित करेंगी, तो ये भी तर्क हमारा मजबूत नहीं है। दोनों ही तर्क मजबूत नहीं है, तो दोनों ही तर्क मजबूत ना हो तो कौन सा लगाना है आपको, ऑप्शन नंबर डी वाला लगाना है। डी किस में है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, क्लियर। 39 देखिएगा। 39 में कह रहा है कि भारत है वो एक विलासितापूर्ण जीवन जीता है। भारत एक विलासितापूर्ण जीवन जीता है। इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, भारत अमीर हो सकता है। देखिए विलासितापूर्ण जीवन तभी जी सकता है जब वो अमीर होगा। ठीक है, तो पहला तर्क आपका मजबूत है। भारत खुश है, तो विलासितापूर्ण जीवन जीने का मतलब ये नहीं होता कि वो खुश है, तो दूसरा तर्क आपका मजबूत नहीं होगा। सिर्फ एक ही तर्क, मतलब पहला ही निष्कर्ष आपका निकल रहा है, पहला निष्कर्ष निकल रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही होगा। एक इसमें दे रखा है आपको, बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रैक्टिस सेट का। 15 जुलाई 1780 को मंगलवार था, तो 15 जुलाई 1786 को कौन सा दिन होगा। 15 जुलाई 1780 को क्या था, मंगलवार। ठीक है, पूछा है कि 15 जुलाई 1786, 15 जुलाई 1786 पूछा है, तो कितने दिन जुड़ जाएंगे। देखिए आपको पता है हर साल एक दिन जुड़ता है, तो 80 से 86 तक जाने में एक दिन तो जुड़ जाएगा। कितने दिन जुड़ जाएंगे आपको, 80 से 86 तक जाने में 6 दिन जुड़ जाएंगे। ठीक है, 80 से 86 तक जाने में आपको 6 दिन तो जुड़ेंगे आपको, क्योंकि हर साल आपका एक दिन जुड़ता है। इसके अलावा जो आपका 1784 साल होगा, 1784वां वर्ष होगा, जो कि आपका लीप वर्ष होगा, उसमें आपको एक दिन एक्स्ट्रा और जुड़ेगा। कुल मिला कितने दिन जुड़ जाएंगे आपको, 7 दिन जुड़ जाएंगे। तो मंगलवार में 7 दिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मंगलवार ही आएगा। ठीक है, यानी 15 जुलाई 1786 को कौन सा दिन आएगा, तो मंगलवार ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।